vertically thrown up body, thrown up body, maximum height, GHT, maximum height will be h is equal to 1/8 GT स्क्वायर होता है। ये आपको बताना है, ये एक रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ, जहाँ पे ये टी क्या है, टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जी आपको पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच मैक्सिमम हाइट है। तो अगर मान लो मेरे को ये कैलकुलेट करना है, डेरिवेशन करना है, निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो पहली चीज़ तो ये कि एच मैक्स का हमारा फार्मूला अभी हमने क्या बताया था, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g बताया था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमने वैल्यू बताया था वो क्या होता है, 2u डिवाइड बाई जी होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे जो हमको रिजल्ट कैलकुलेट करना है, एच इज इक्वल टू हाफ जी 1/8 GT स्क्वायर निकालना है, मीन्स u नहीं होना चाहिए, है ना, u को रिमूव करना है बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ ना, u का वैल्यू यहाँ से, ये अगर इसको इक्वेशन 2 मानते हैं तो u का वैल्यू इक्वेशन 2 से कैलकुलेट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो u का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू टी इंटू जी डिवाइड बाई 2। तो आपका जो वैल्यू आएगा आपने पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन 1 में, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2g, और u का वैल्यू रख दिया t इंटू जी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा, तो जी स्क्वायर से नीचे वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब रखते हैं टी स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी इंटू 4, ये वाला जी से कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 1/8 जी और ये टी स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एच मैक्स अगर मान लो हमको इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, टाइम इन द टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। मतलब अब ये भी हमको पता चल गया कि किसी, आप एक काम करो, किसी बॉडी को आप नीचे से गिराओ छत से और फिर उतना ही ऊंचाई तक फेंको उसी बॉडी को, ठीक है, और इसी में रख दो, टोटल आने जाने में जो टाइम लग रहा है उसी हिसाब से इस फार्मूले में रख दो, आपको पता चल जाएगा कि उस बिल्डिंग का हाइट कितना हो। तो क्या होगा अगर मान लो एयर रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम, जैसे मैं बोल रहा था ना कि मान लो आप 1 kg का एक कोई थिंग है उसको आप गिरा रहे हो और एक 100 kg का है, तो क्या दोनों एक साथ अर्थ पे पहुंचेंगे? तो बिल्कुल दोनों एक साथ अर्थ पे गिरेंगे, लेकिन कब, अगर मान लो उसका एरिया अगर बहुत ज़्यादा होता है, मान लो हम 8 किलोग्राम का अगर कोई वस्तु, मतलब 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है और 1000 किलोग्राम का कोई वस्तु है, तो डिपेंड करता है कि एयर रेजिस्टेंस, अगर मान लो ये एयर रेजिस्टेंस मतलब ये हुआ कि एक ऐसी बॉडी है जिसका वेट मान लो कम है और एरिया भी कम है, और अगर मान लो एक ऐसी बॉडी है जिसका एरिया बहुत सारा ऐसे, ठीक है, बड़ी बॉडी है, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा हाइट से गिराओगे तो उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसको नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं दोनों का एरिया सेम है, एयर रेजिस्टेंस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि दोनों का वेट कितना है, तो वेट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वेट कुछ भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एरिया अगर सेम है तो वेट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एरिया भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा इफेक्ट पड़े रेजिस्टेंस का, एयर रेजिस्टेंस एक्चुअली। तो अगर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कुछ डिले हो जाए जिसका मास ज़्यादा है। तो देखो उसके लिए हम लोग कुछ एक हेडिंग डालते हैं, क्या चीज़, एयर रेजिस्टेंस, आप हेडिंग डालोगे एयर रेजिस्टेंस। देखो ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर बस आप जानते रहो वैसे, ठीक है। पहला चीज़ कि व्हेन एयर रेजिस्टेंस
एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, तो क्या होगा ये कि पहला पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि टाइम ऑफ एसेंट is less than that in vacuum, less than that in vacuum। मतलब क्या हो जाएगा, जो टाइम ऑफ एसेंट है ना, वैक्यूम में मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, तो वैक्यूम में फिर हमारा क्या हो जाएगा, वैक्यूम में जो हमारा टाइम लगेगा और एयर रेजिस्टेंस में जो हमारा टाइम लगेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ मतलब लेस कौन सा होगा, जहाँ पे एयर के प्रेशर की वजह से या एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, बॉडी को ऊपर जाने में है ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अगर मान लो मैं इसके बाद दूसरा, जैसे मान लो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो टी ए का जो वैल्यू होगा वो टी डी से लेस होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि एसेंट का वैल्यू, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी ज़्यादा लगेगा टाइम ऑफ डिसेंट से। टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा नीचे गिरने में कम टाइम लगाएगा कि ज़्यादा लगाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें हमको कोई भी प्रेशर नहीं दिया गया ना, मतलब आप इसको थ्रो कर रहे हो। टी एसेंट का मतलब क्या हुआ, आप किसी बॉडी को फेंक रहे हो, प्रेशर से फेंक रहे हो। और डिसेंट वाला क्या हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से अपने आप आ रहा है ना। डिसेंट का मतलब क्या हुआ, आप बॉडी को ऐसे फेंके, तो जो फेंके तो इसमें क्या हो रहा है, आपने इसमें फोर्स लगाया, इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो लग रहा है जी का वैल्यू, जी की वजह से ये नीचे आ रहा है। तो टाइम ऑफ डिसेंट फिर अगर मान लो क्या होगा, अगर मान लेते हैं टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पे कम मतलब ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, इसलिए लगेगा कि अगर एरिया बड़ा है उस बॉडी का, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस वर्क करेगा और जितना टाइम जाने में लग रहा था उतना उससे कम लगेगा। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें टाइम ऑफ एसेंट में क्यों कम हो जाएगा, इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आपने प्रेशर बनाकर, फोर्स बना करके इसको आपने फेंका है, फोर्स ज़्यादा लगा करके फेंका होगा तभी ये ऊपर जा रहा होगा, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो कई बार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ डिसेंट विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। इनके एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। पहला है एप्लीकेशन 1, अगर मान लो मैं बोलूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो मैंने क्या किया कि ऐसे बोला, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ depth h, then sound splash is heard after a time of t सेकेंड। मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप यहाँ पे एक वेल कुआं बना हुआ है, कुआं समझते हो ना आप लोग, ये है, पहले के ज़माने में होता था, अभी तो शायद नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे मान लो हमने एक कुआं ऐसे बना दिया, इसमें क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, मान लो यहाँ तक ऐसे पानी भरा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है कि हमने एक किसी बॉडी को यहाँ पे ड्रॉप किया मीन इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ये ड्रॉप किए,
ठीक, यहाँ पे आएगा, गिरेगा, या जंप कर रहे हो आप, ऐसे समझो ना, स्विमिंग पूल में जंप करो किसी हाइट से, वो तो समझ ही गए हो ना। ये वेल नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो ऐसे समझ लो, स्विमिंग पूल आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने छपाक से कूदने के बाद क्या होगा, यहाँ से एक आवाज़ निकलेगा छपाक की, जैसे हमने बोला छपाक, तो यहाँ से आवाज़ निकलेगा। और ये आवाज़ किसको सुनाई देगा, मान लो आपका एक फ्रेंड यहाँ खड़ा हुआ है और कितना आवाज़ कर रहा है, फिर उसके बाद वो छलांग लगाना चाहेगा, तो ये जो आवाज़ जा रही है ये यहीं इसी पॉइंट पे खड़ा है, तो ये जो आवाज़ जा रही है उसको ये यहाँ से इसको आने में और इसको आवाज़ कितनी देर में सुनाई देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब क्या हुआ क्या कि आपने इसके लैंग्वेज की बात किया जा रहा है, और स्टोन इज़ ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करने के बाद इसको कितनी देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई देगी, उसी को हमसे पूछा जा रहा है। और स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ डेप्थ, ये एच है, स्मॉल एच, देन साउंड स्प्लैश्ड इज हियर्ड आफ्टर अ टाइम ऑफ t सेकेंड, तो कितना टाइम के बाद ये सुनाई देगा, इसकी बात किया जा रहा है। तो ये हाइट हमारा जो दिया हुआ है वो है ये h, कितने हाइट से इसको गिराया गया, मतलब जहाँ पे जिस लेवल पे वाटर है वहाँ से और जहाँ से इसको फेंका जा रहा है उसको हमने हाइट h मान लिया। ठीक, टाइम कितना लग रहा है, टाइम मान लेते हैं आने में इसको टाइम t1 लग रहा होगा और जाने में टाइम t2 लग रहा होगा। जाने मतलब जो हमने क्या किया, स्टोन को ड्रॉप किया, तो स्टोन को वाटर के लेवल तक आने में टाइम t1 लगा, और साउंड को जाने में कहाँ तक, कान तक, सुनाई तभी तो देगा, तो वाटर का जो साउंड है वो कान तक पहुँचने में टाइम t2 लगा, तो वो हमसे पूछा जा रहा है। तो मान लिया पहले केस में, केस 1 अगर मान लो मैं लूँ, तो h इज इक्वल टू, मैं यूज़ करूँगा h इज इक्वल टू हाफ GT²। यू हम क्यों UT नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है। अगर मैं ऐसे फेंकूँगा तो फिर UT लगेगा यहाँ पे, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ रहा हूँ मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 माना जाए, तो हाफ GT², h इज इक्वल टू हाफ GT1²। एक्चुअली क्यों, यहाँ u 0 है इसलिए। अगर मान लो आप यहाँ से अगर t1 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, t1² इज इक्वल टू हो जाएगा 2h/g हो जाएगा। ठीक है, तो t1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2h/g हो जाएगा t1 का वैल्यू। ठीक, ये मान लिया हमने, इक्वेशन 1 हो गया। अब मान लेते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन में लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल और डिस्टेंस h, और डिस्टेंस h मतलब h ही डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है, कान तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगेगा, उसको h डिस्टेंस लगेगा। तो उस केस में अगर t2 की बात करोगे, डिस्टेंस कितना है h, और वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी जो भी है v साउंड, h डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वैसे कि हम लोग जनरली क्या लेते हैं, 332 लेते हैं, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन 330 ले सकते हैं, 332 बोल सकते हैं, मतलब जो भी है, तो आपको दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन में द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर नहीं दिया है तो आप 332 मीटर पर सेकेंड लेके चलोगे। ठीक, कहीं कहीं 330 डिपेंड करता है कौन से मीडियम में कहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है। अगर नहीं दिया हुआ तो 330 लेके चलोगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो T2 हमारा हो गया। अब हमसे अगर सुनाई देगा, कब सुनाई देगा, टोटल टाइम हम लेंगे, माने आने में और जाने में, तो T1 और T2 को ऐड कर दो। T1 कितना है, √2h/g प्लस h/v साउंड।
तो ये हमारा टाइम पता चल जाएगा आपको कि कितने देर बाद स्टोन को थ्रो करने के बाद और कितने देर बाद वो सुनाई देगा। ठीक, तो मान लिया हमने बस ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्या चीज़? क्वेश्चन हमने पूछा कि मान लेते हैं एक वेल है जो कि जस्ट सपोज 20 मीटर हाइट से, मतलब वाटर लेवल से जो हाइट दिया गया है 20 मीटर हाइट है। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ साउंड मान लो हमने दे दिया क्या चीज़, वी साउंड दे दिया 330 मीटर पर सेकेंड दे दिया, मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सेकेंड के बाद, अगर मान लो कोई ये फेंका जा रहा है, कोई स्टोन फेंका जा रहा है, तो कितने सेकेंड के बाद वो हमको वापस सुनाई देगा। तो बस इसी में वैल्यू आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा h = √2h/g। टी आपका, या तो आप वैसे कैलकुलेट कर लो या टी आप यहाँ रख दो, √2 × h यानी 20 / g का वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 ले लिए, प्लस h का वैल्यू अभी हमने 20 रखा था, v साउंड आपने 330 रख दिया, ये से इसको कैंसिल कर दिया, और 40 / 10 प्लस 2 / 33। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ आपका 2 मिल जाएगा, 2 + 2/33 कैलकुलेट कर लो, 6 + 2 68 / 33 सेकेंड के बाद हमको वो जो आवाज़ है वो हमको सुनाई दे। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन 1 था। एप्लीकेशन 2 के बारे में बात करते हैं कि अ बॉडी falls freely from a height h after t second of fall, कि a body falls freely from a height h after t second of fall, ग्रेविटी सीजेस टू एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसमें पहले आप ले लो क्या चीज़, मान लेते हैं लेट द टोटल टाइम be capital T, और let the total time be capital T, और and gravity ceases at P। क्या बोला जा रहा है कि at P = 0, सॉरी at P एट पी जी का जो वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है, तो जी 0 आ रहा है, तो इस समय इसका मतलब क्या होगा कि वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। फिर क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड in t second is x = ½ gt²। मान लो इक्वेशन 1। एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है, पहले मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ। हो ये रहा है कि एक बॉडी है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h। यहाँ एक हाइट h पे एक बॉडी है, किस साइड पे, कैपिटल H। ठीक, आफ्टर t सेकेंड ऑफ फॉल ग्रेविटी सीजेस टू एक्ट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो हो ये रहा है कि मान लो एक पॉइंट P हमने यहाँ पे ले लिया और O पॉइंट से यहाँ पे ये हो रहा है, और इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी है वो 0 हो गया। ठीक, तो जस्ट सपोज मान लो हम ना यहाँ से यहाँ का हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो बचा हुआ हाइट कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा हाइट तो हमने क्या माना था, कैपिटल H माना था, ये कैपिटल H माना था, तो बचा हुआ हाइट कितना हो जाएगा, कैपिटल H माइनस एक्स हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने बोला कि डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड, क्योंकि क्या हो रहा है कि आफ्टर t सेकेंड ऑफ फॉल, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, t सेकेंड लग रहा है। तो आफ्टर t सेकेंड की बात की जा रही है ना, तो t सेकेंड के बाद जो वैल्यू हमारा आएगा x इज इक्वल टू हाफ GT² आएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी 0 आ रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। फॉल्स फ्रीली हमने बोला ना, तो फॉल्स फ्रीली मतलब ड्रॉप किया जा रहा है, थ्रो नहीं किया जा रहा। अगर थ्रो किया जाता, तो मैंने बार बार वही चीज़ दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि अगर थ्रो किया जाता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेते, तो फिर हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ GT² आ जाएगा। अब इसमें हमको रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, मान लो अगर मैं इसको O माना हूँ, ये वाला पॉइंट हमारा P है और इसको मान लेते हैं ये Q है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस जो कि हमको कवर करना है, रिमेनिंग डिस्टेंस PQ इज टू बी कवर्ड बाय द बॉडी with constant velocity, with constant velocity। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, SPQ, PQ तो कैलकुलेट करना है, तो SPQ हमारा कितना हो जाएगा, VP इंटू टी, VP इंटू टी आएगा। मतलब डिस्टेंस कवर्ड अगर मान लेते हैं कौन ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू फिर टाइम हो जाएगा हमारा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हमने यूज़ कर लिया, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा, VP का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी हमारा मान लो 0 है, तो उस समय हमारा V का वैल्यू क्या होता है, U प्लस AT होता है, U प्लस GT जो लिखते हैं, V बराबर U प्लस GT। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो VP का वैल्यू क्या हो जाएगा, GT के इक्वल आ जाएगा, VP इज इक्वल टू G इंटू टी। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। तो VP का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, VP का वैल्यू, VP मतलब फाइनल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी मतलब कैसे, यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं VP, ये यहाँ U 0 है, यहाँ VP है, तो VP क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के लिए मैं इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ ना, ध्यान दो, ये जो मैंने ग्रीन कलर किया है ना, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू U प्लस GT वाला इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी में निकालना था मेरे को, क्योंकि यहाँ पे VP का वैल्यू ये वाला पॉइंट पे है, तो ये वाला पॉइंट पे है, इसका मतलब ये हुआ कि VP हमारा क्या आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। तो VP का वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, GT इंटू टी आ जाएगा, है ना, तो GT इंटू फिर टी आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है T वाला, ये T डैश, एक T डैश हमको एक पॉइंट ये लेना पड़ेगा, GT इंटू टी डैश क्यों, क्योंकि हम PQ में टाइम T नहीं लग रहा है ना, T डैश लेंगे। T हमारा टाइम कहाँ लग रहा है, ये O से लेकर के P में आने में लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक हमको जो टाइम लग रहा है वो T डैश मानो हम लेके चल रहा है, तो फिर GT इंटू टी डैश ये हो जाएगा। क्योंकि जब हमने यहाँ पे बोला है ना, यहाँ लिखा हुआ ना ऊपर में, हमने यही चीज़ बोला, क्या बोला
कि आप जब O से P तक आ रहे हो तो उसमें t सेकेंड के बाद ये जो आपका ग्रेविटी सीज हो जा रहा है, तो t सेकेंड के बाद ग्रेविटी सीज हो जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक O से लेकर के P तक आने में t सेकेंड लग रहा है, और P से लेकर के Q तक आने में हमने t डैश सेकेंड ले लिया। अब t डैश सेकेंड लिया तो फिर हमारा ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से, जस्ट सपोज मान लो आपने SPQ कैलकुलेट किया, तो यहाँ से t डैश का वैल्यू निकाल लो। t डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, t डैश इज इक्वल टू SPQ डिवाइड बाई GT हो जाएगा, ठीक। और SPQ का वैल्यू मान लो हमारा GT आ गया, तो t डैश का वैल्यू अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है तो PQ का वैल्यू हम एक तरीके से, और SPQ का वैल्यू हमने और क्या माना था, h माइनस एक्स माना था, h माइनस एक्स डिवाइड बाई GT। SPQ यही तो है डिस्टेंस बिटवीन PQ, h माइनस एक्स ये हमने लिखा है यहाँ पे, तो क्या होगा h माइनस एक्स डिवाइड बाई GT हो गया। तो अब t डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू ये इक्वेशन 1 हमने माना है, तो हाफ GT स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ GT था, डिवाइड बाई GT, ठीक। तो ये मान लो हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो हमसे एक्चुअली इसमें पूछा क्या जा रहा था, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब t प्लस टी डैश, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t प्लस टी डैश, ठीक। ड्रॉप किया जा रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर हवा में था, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बीच में यहाँ पे कुछ देर के लिए इसका ग्रेविटी 0 था, उस बीच में इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब पहले t सेकेंड लगा फिर t डैश सेकेंड लगा, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, t प्लस h माइनस हाफ GT स्क्वायर डिवाइड बाई GT, ये आपका वैल्यू आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लो, GT स्क्वायर मतलब अगर आप कैलकुलेट करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, GT स्क्वायर प्लस h माइनस हाफ GT स्क्वायर डिवाइड बाई GT। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो GT 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा, तो h प्लस हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाई GT, तो ये हमारा t आ जाएगा। तो कई बार ये भी पूछा जाता है आपसे कि इसका वैल्यू बताइए किस तरीके से, अगर मान लो किसी सिचुएशन में या किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ कि जो टाइम आपका क्या हुआ, सीज हो गया, मतलब ग्रेविटी सीज हो गया, या किसी ऐसी जगह पे ग्रेविटी का वैल्यू 0 हो गया आते आते, तो उस समय कितना टाइम लगेगा आने में। ठीक, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। होता क्या है इसमें कि एक ऐसे टावर को थोड़ा मैं और नीचे बनाता हूँ, चलो मान लो हमने एक टावर बना दिया, इसका नाम क्या है, TOWER, ये टावर है। इस टावर पे यहाँ से क्या हो रहा है कि एक बॉल को ऐसे फेंका जा रहा है, ठीक, यहाँ से ऐसे थ्रो किया जा रहा है। अब जब थ्रो किया जा रहा है तो ध्यान रखना कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, अब 0 नहीं होगा। वो हम लोग बार बार क्या कर रहे थे, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे थे, अब यहाँ पे 0 नहीं होगा। इस टावर का हाइट कितना है, h। इस हाइट को आप कितना मानोगे, -h मानोगे ना, ध्यान रखना। मतलब हम बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए -h लेंगे, हालांकि हाइट वगैरह माइनस में थोड़ी होता है, तो हम बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइनस में लेंगे। और ये कितनी ऊंचाई तक गया, मान लो ये x ऊंचाई तक गया, यहाँ से यहाँ का जो ऊंचाई है x है, और यहाँ से यहाँ का जो ऊंचाई है वो कितना है, -x। मतलब -x तो नहीं होगा, बस हम ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ओरिजिन के नेगेटिव डायरेक्शन में हम बस ले रहे हैं, तो x को -x मेजर कर रहे हैं। मतलब आपने क्या किया, खड़े होकर के ऐसे
बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, बॉल से कहाँ पे खड़ा होकर के, छत पे खड़े होकर के किसी को फेंक रहे हो दूसरे छत पे, ठीक है। अब क्या फेंक रहे हो ये आप जानो। तो मान लिया फेंक रहे हो, फेंकने के बाद ये x हाइट तक ऊपर जा रहा है और फिर ये छत की ऊंचाई है, ये टावर की ऊंचाई है जो भी है। तो अब यहाँ पे आप क्या मानोगे, कंसीडर अ टावर ऑफ हाइट h, है ना। सपोज अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड वर्टिकली विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी हमने u बोली दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो अब आप अगर मान लो नेट डिस्प्लेसमेंट लोगे, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स और कितना माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करें तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। और टाइम ट्रेवल कितना हो रहा है, मतलब आपने यहाँ से फेंका और यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। मान लिया हमने टाइम t ले रहे हैं, कहाँ तक आने में, ये जहाँ से आपने बॉल को फेंका और जहाँ तक ये टावर के फुट पॉइंट तक आने में इसको टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, स्मॉल t हम ले रहे हैं, ठीक। a का वैल्यू हम लोग माइनस g ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब, बाय यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं। तो s का वैल्यू हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू, तो हमारा वही रहेगा, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला रहेगा इसके लिए। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी। तो जब भी आप कभी छत से किसी बॉल को थ्रो करोगे तो ये हमारा इक्वेशन यूज होगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी, या माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, इसमें चेंजमेंट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इन सारे इक्वेशन को एक साइड मिला लेता हूँ, यानी हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, जी टी स्क्वायर माइनस, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, क्या है यू टी है ना ये, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी माइनस 2h इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये आपको ध्यान से देखो तो ये क्या आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ t, ठीक। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई जानते हो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है x का वैल्यू। तो हमको x का वैल्यू यहाँ नहीं निकालना, हमको किसका वैल्यू निकालना, t का वैल्यू निकालना। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, g आएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2u आ जाएगा, और c का वैल्यू माइनस 2h हो जाएगा, ठीक। तो ht इज इक्वल टू हमारा वैल्यू होगा 2u प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी 2u का स्क्वायर माइनस 2u का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस 4, a का वैल्यू g और c का वैल्यू माइनस 2h डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2a, a यानी g। तो अगर आप इसको और सॉल्व करके कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लोगे, तो 4 कॉमन लोगे, रूट बाहर में आएगा तो 2 आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। तो u प्लस माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2gh डिवाइड बाई g आ जाएगा, किसका वैल्यू, t का वैल्यू।
ये टी का वैल्यू आ जा रहा है। ठीक, तो अगर मान लो हमको टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि मतलब टी का वैल्यू है क्या, टावर से नीचे तक फेंकने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है जब आप सॉल्व करोगे ना, दो वैल्यू आएगा, टी का दो वैल्यू आएगा। क्यों दो वैल्यू आएगा? प्लस माइनस की वजह से, ये प्लस माइनस की वजह से। तो एक वैल्यू हो सकता है प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है। तो जो माइनस में आएगा टी का वैल्यू, वो आप उसको इग्नोर कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। जो प्लस वाला वैल्यू आएगा वो आप कंसीडर करोगे। नेगेटिव टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्रिस मूवी में ही पॉसिबल है, टाइम को पीछे ले जाना, यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो इसलिए हम जो टाइम नेगेटिव वाला आएगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और बाकी अब पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा इसका एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन 3, कॉन्सेप्ट ऑफ बलून राइजिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ बलून राइजिंग। ठीक, अब बलून राइजिंग में क्या होगा, देखो इसमें आप चाहो तो एक आध लाइन लिख लो। अब बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अप, और स्टोन is dropped from the balloon, is dropped from the balloon when the velocity of the balloon is u at the instant the stone velocity is also u. The stone velocity is also u. Vertically upward, direction, so it makes it moves just like a body projected vertically upward from a top of a tower। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि एक बलून है, बलून मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मान लिया ये ऐसे बलून है, ठीक है। अब बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ मान लो ये जा रहा है, अपवर्ड विथ इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून, और स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इसमें से एक ड्रॉप किया जा रहा है, क्या चीज़,
इसमें कोई बैठा है, बलून बड़ा वाला एक टाइप का होता है ना, जो इसको हम लोग ये करते हैं, या मान लो गिर गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक क्या हुआ, कोई इसमें से स्टोन गिर गया नीचे की तरफ, या ये कर दिया है ना, ये हालांकि यहाँ क्या हो रहा है, और स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। अगर मान लो ये बलून ऊपर की तरफ उड़ रहा है, जा रहा है, और इसमें से कोई बॉडी गिर जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना, क्या यहाँ बोला जा रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप, गिरा दिया जा रहा है फ्रॉम द बलून। ठीक है, तो यहाँ भी जो कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा ना, अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाइट हमारा क्या है, हाइट यही वाला है ना, ये ठीक, जो हमने पहले लिया था वही वाला हमारा हाइट ये रहेगा h। तो h इज इक्वल टू, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉडी ये मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो थ्रोन है ड्रॉप किया जा रहा है, तो ऊपर जाने की वजह से आप ऐसे समझ सकते हो ना, मान लो क्या हो रहा है, मिसाइल ऊपर जा रही है, और मिसाइल ऊपर जा रही है तो किसी ने ऐसे ड्रॉप कर दिया उसमें से झांकते हुए, जहाज ऊपर की तरफ एकदम जा रहा है, मिसाइल ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें से क्या हुआ, कोई एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। अब स्टोन ड्रॉप करेगा तो इसकी स्पीड की वजह से क्या होगा, थोड़ी देर स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसी वजह से ये क्या बोला जा रहा है कि जो h का वैल्यू आएगा माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आएगा, समझ गए ना। इतना सफिशिएंट है एप्लीकेशन आपका, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, मतलब आप जितने भी बेसिकली हमारा ये जो एप्लीकेशन नंबर 2 था वो इम्पोर्टेंट था, और उससे आपका काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें उससे आप कवर कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट